हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश सिन्हा और विद्यामी में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज पढ़ा था। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या था। ठीक है, तो सोर्सेज आपके कितने तरीके के थे? दो तरीके के थे। पहला था क्या? इनडिपेंडेंट और दूसरा क्या था? डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब ये इनडिपेंडेंट सोर्स कितने तरीके के बताए थे मैंने? एक था वोल्टेज सोर्स और दूसरा क्या था? करंट सोर्स। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज सोर्स भी दो तरीके के मैंने बताए थे। बताइए क्या था? पहला था आइडियल और दूसरा क्या था? दूसरा था प्रैक्टिकल। सेम करंट का भी दो टाइप्स था। पहला था आइडियल करंट सोर्स, दूसरा था प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स। तो इस तरह से ये इसका क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट दो तरीके का हो गया, पहला वोल्टेज और दूसरा करंट। और वोल्टेज में भी दो तरीके हो गए, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था? याद रखिएगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो RS था वो क्या था? 0। ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स में था, उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस RS इज इक्वल टू कितना था? इनफाइनाइट। तो ये याद है आपके किसी भी कंपटीशन में, लाइक SSC JEE में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस का मान कितना होता है। तो आपको वहाँ जवाब देना है कितना? 0। और आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। उसके बाद ये बताया था मैंने कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि इसका जो लोड वोल्टेज होता है वो लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर लोड करंट वेरी होता है तो उस पर लोड वोल्टेज वेरी नहीं करता है। ठीक है, फिक्स होता है। ओके, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में मैंने क्या बताया था? वोल्टेज सोर्स में मैंने बताया था कि अगर लोड करंट वेरी होता है, अगर ये वाला लोड करंट वेरी होता है तो फिर लोड वोल्टेज भी क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, यानी ये डिपेंडेंट होता है। IL जो होता है वो डिपेंडेंट, VL जो होता है वो डिपेंडेंट होता है IL का, बट इसमें इंडिपेंडेंट होता है। सेम उसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स में मैंने क्या बताया था कि अगर VL चेंज होता है, मान लीजिए लोड वोल्टेज अगर चेंज होता है तो लोड करंट चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। तो ये लोड करंट चेंज नहीं होगा। बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या बताया था मैंने कि अगर लोड वोल्टेज चेंज होता है तो आपका करंट जो है, लोड करंट, वो क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब कि आइडियल करंट सोर्स में लोड वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट का, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लोड वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट का। ठीक है, यानी कि ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये अगर चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये एक क्विक रिवीजन था। बाकी अगर आपको पूरे डिटेल में ये लेक्चर समझना है तो आप पिछले वाले लेक्चर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? KCL एंड KVL। ओके, तो KCL में क्या है? KCL का फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो ये क्या कहता है? इन एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू 0। किसी पर्टिकुलर नोड पे, पहले नोड जान लेते हैं। नोड क्या होता है? नोड इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज। अगर इसमें कितने ब्रांचेज है? ये वाले फिगर में ये आपके टोटल 5 ब्रांचेज है। 5 करंट सोर्स है तो 5 आपका ब्रांचेज है। ठीक है, तो 5 ब्रांचेज है और ये जो जहां पे इसका इंटरकनेक्शन हो रहा है ये आपका हो जाएगा नोड। ठीक है, यही आपका नोड है जहां पे ये सारे ब्रांचेज मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट इसको बोलेंगे। ठीक है, तो वही नोड हुआ आपका।
तो क्या कहता है केसीएल कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ पर्टिकुलर नोड, इस पर्टिकुलर नोड पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, जितने भी करंट है उसका समेशन कितना होना चाहिए, 0। इस पर्टिकुलर नोड पे आपका टोटल करंट का समेशन कितना होना चाहिए, 0। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन हमको क्या लेना है, ठीक है। ओके, अगर करंट नोड में इनकमिंग हो रहा है, नोड के अंदर घुस रहा है, ठीक है, इनकमिंग हो रहा है, तो आप साइन लीजिए नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये नोड है आपका, इस नोड में अंदर एंटर कर रहा है ये वाला, तो समझिए कि वो इनकमिंग करंट है, नोड के पास वो अंदर जा रहा है, इसका मतलब इनकमिंग करंट है। और इनकमिंग करंट में आपको साइन क्या लेना है, निगेटिव, याद रखिएगा, ठीक है। आउटगोइंग करंट में यानी कि नोड से बाहर निकल रहा है, ये देखिए नोड है आपका ये गोल वाला, और इस नोड से बाहर निकल रहा है आपका, इसका मतलब कि अगर नोड से बाहर निकले करंट तो हमको साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप आउट इनकमिंग को पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग को निगेटिव, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला याद रखें, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसमें इनकमिंग करंट कितने सारे हैं। ये आपका हो गया नोड, ठीक है। इस नोड में इनकमिंग कौन कौन सा है, एक है आपका I4, ये दिख रहा है आपको, I4। और दूसरा कौन सा है, I1, ये वाला है आपका I1, ठीक है, I1। उसके बाद ये जितने भी करंट है ये वाले, और यानी कि I5, I3 एंड I2, ये तीनों करंट जो हैं वो आपका आउटगोइंग करंट है। तो आपको यहाँ से अब कैसे निकालना है, यहाँ पे करंट टोटल आउटगोइंग को लेना है पॉजिटिव, और इनकमिंग को लेना है क्या, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटगोइंग है कौन कौन सा, I2, I3 एंड I5, यानी पॉजिटिव लेना है, तो I2 प्लस I3 प्लस I5। और इनकमिंग है दो करंट इस नोड पे, वो है I1 एंड I4, इनकमिंग करंट को आपको निगेटिव लेना है, तो I1 एंड I4 को आपको निगेटिव लेना है, और टोटल का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0। केसीएल यही तो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू 0। देन अब आपका यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों माइनस वाला उस साइड ले जाएंगे तो आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, ये आपका इक्वेशन निकल गया। अच्छा, केसीएल को आप एक और फॉर्म में बोल सकते हैं, ये है आपका डेफिनेशन, समझ लीजिए कि ये दूसरा डेफिनेशन है कि सम ऑफ द इनकमिंग करंट एट अ पर्टिकुलर नोड, मतलब कि किसी नोड पे टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट है उसका समेशन इज इक्वल टू उस नोड से जितने भी आउटगोइंग करंट है उसका समेशन, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको दूसरा डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ओके, अब हम जानते हैं कि आई के बराबर, आई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा रखा है करंट के बराबर कि डी क्यू बाई क्या होता है, डी टी होता है, ठीक है। तो अब ये वाला इक्वेशन को आप नोट कीजिए कि I1 प्लस I4 वाला जो है, इस इक्वेशन में हम I1, I4, I2, I3 एंड I5 का वैल्यू पुट करते हैं डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, dq1 by dt, dq4 by dt, dq2 by dt एंड dq3 एंड dq5 by dt, उसको हम इस फॉर्म में बदल लिया, ठीक है। अब dt सब में कॉमन है, ये रहा आपका कॉमन, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा आपको, ये है डिफरेंशिएशन वाला जो q1 q4 वाला है। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या बचेगा, q1 प्लस q4 इज इक्वल टू q2 प्लस q3 प्लस q5, यानी कि ये चार्ज के फॉर्म में आ गया। यानी ये क्या फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो केसीएल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, जैसे जेई टाइप में आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से आप देखिए, आपका टोटल कितने नोड है यहाँ पे, एक नोड, दो नोड, और ये कितने हैं, तीन नोड, ठीक है। मैं पेन का एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर चेंज करने के बाद अब देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो इधर से करंट जा रहा है I4, इधर से जा रहा है I2, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है I5,
इधर I3, इधर I6 और इधर I1, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, I1 दिया हुआ है, I4 दिया हुआ है, I5 दिया हुआ है, और क्या निकालना है, I6 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका I6, यही निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्यों ना हम इसी नोड पे KCL लगाते हैं। तो KCL क्या कहता है, KCL कहता है कि सम ऑफ टोटल करंट एट पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू कितना, 0। तो आप नोटिस कीजिए इस नोड पे कितने आउटगोइंग करंट है और कितने इनकमिंग करंट है। तो ये आपका नोड में इंटर कर रहा है I6, ठीक है, ये आपका नोड में इंटर कर रहा है, ये भी आपका नोड में इंटर कर रहा है, बट ये नोड से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब 2 इनकमिंग और 1 आउटगोइंग। तो हम क्या पढ़े थे कि टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, I3 प्लस I6, और आउटगोइंग करंट कितना है, I1। एक इक्वेशन निकल गया। इससे हम क्या करेंगे कि I1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो I3 प्लस I6 इज इक्वल टू, I1 कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। ओके, पहला इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं, इस नोड पे हम इक्वेशन लगाते हैं तो इसका कितना होगा। आप नोटिस करेंगे ये इनकमिंग है, ये भी आपका इस नोड पे इनकमिंग है, बट ये क्या है, आउटगोइंग है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2, ठीक है। अब इतना इज इक्वल टू, क्या इसका कोई वैल्यू दिया हुआ है, हाँ, I4 दिया हुआ है और I1 भी दिया हुआ है। तो I1 और I4 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू पुट करो। तो कितना आ जाएगा, I1 दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 प्लस आपका I4 कितना दिया हुआ है, -1 इज इक्वल टू I2 आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू I2। ओके, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। अब इस वाले नोड पे आपको लगाना है, तो इस पे इनकमिंग ये भी है, बट ये क्या है, आउटगोइंग है। तो आपका हो जाएगा I2 प्लस I5, I2 प्लस I5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3। तो I2 आपको दिया हुआ है क्या, I2 आपने यहाँ से निकाला है, I2 पुट कर दो 1, प्लस I5 आपका दिया हुआ है -4, और I3 आपको निकालना है इसमें से। तो I3 कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 एम्पियर, ठीक है। अब आपको I2 निकल गया और I3 निकल गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसमें ये वाला जो इक्वेशन है, 1 वाला इक्वेशन, इसमें I3 का वैल्यू पुट करना है। तो I3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो I3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -3। तो -3 प्लस I6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो I6 कितना हो जाएगा, I6 इज इक्वल टू 2, माइनस इधर से प्लस आएगा, 3 इज इक्वल टू कितना, 5 एम्पियर। तो I6 का वैल्यू आ गया कितना, 5 एम्पियर। तो इस तरह से हमने KCL को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, KVL। KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा समझते हैं। क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांचेज वोल्टेजेस, हर ब्रांचेज का जो वोल्टेजेज है अराउंड एनी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है आपका, पूरा लूप क्या है, क्लोज है, ठीक है, कहीं ओपन नहीं है। तो वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप नेटवर्क इज कितना होगा, 0। मतलब टोटल आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांचेज वोल्टेज, मतलब कि ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, सारा वोल्टेज का समेशन कितना होता है, 0 होता है। ये आपका बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कंडीशन क्या है आपका, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आपका क्या है कि यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने के टाइम आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, आपको यहाँ पे नोट करना है। ध्यान रहे, इसी में ज़्यादा लोग बहुत मिस्टेक करते हैं और आंसर के पास पहुँच नहीं पाते हैं, मिस्टेक हो जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझे, ठीक है, कभी भी साइन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब राइज हो रहा है, ये आपका दिख रहा है वोल्टेज निगेटिव, और ये क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लीजिए। साइन कन्वेंशन क्या है कि निगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाए तो समझिए क्या होगा, राइज होगा। क्या होगा, राइज होगा, और राइज का मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। और अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ड्रॉप। और ड्रॉप का मतलब कि क्या लेना है हमको, निगेटिव वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है।
और रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है, प्लस में एंटर कर रहा है और माइनस से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे ड्रॉप हो रहा है, उसका मतलब आपको निगेटिव लेना है। ओवरऑल मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। वोल्टेज हमेशा आपको सोर्स दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो इसको पॉजिटिव लीजिए। और ये जितने भी एलिमेंट्स है, ये सब, ये आपका आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ये हमेशा पहले पावर को कंज्यूम करते हैं। आर तो हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, ये भी पावर एब्जॉर्ब करता है, ये भी पावर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये सारे पैसिव एलिमेंट है, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा, और कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम करने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होने का मतलब कि आपको साइन क्या लेना है, माइनस, ठीक है। तो तीन आपका यहाँ पे एलिमेंट है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है और रेसिस्टेंस है। तो तीनों में आपका वोल्टेज का ड्रॉप होगा, क्यों, क्योंकि ये सब पावर को कंज्यूम करेंगे। और ये वोल्टेज निगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आपको साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। वही अगर पॉजिटिव से निगेटिव होता, आपका वोल्टेज करंट जाता, तो आपको लेना है साइन निगेटिव। एक बार इक्वेशन से समझ लेते हैं कैसे केवीएल अप्लाई किया हमने। सबसे पहले करंट जो है, ये आपका करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकल रहा है, निगेटिव में एंटर किया यहाँ पे और पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब कि वोल्टेज क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। तो ये हमने लिया साइन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बताया कि तीनों एलिमेंट पैसिव एलिमेंट है, तीनों पावर को एब्जॉर्ब करेगा, और पावर एब्जॉर्ब करने का मतलब कि ये जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यहाँ पे वी आर, यहाँ एल के लिए वी एल, और यहाँ पे सी के लिए वी सी। तो तीनों में आपको वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, और मैंने बोल दिया कि जहां पे ड्रॉप होगा वहां पे आपको साइन निगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये तीनों साइन आपका क्या हो गया, निगेटिव, ओके। इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि इस क्लोज लूप में 4 टोटल आपके एलिमेंट्स हैं, चारों का आपने वोल्टेज कैलकुलेट करके उसका एल्जेब्रिक सम कर दिया है, और इज इक्वल टू आपको 0 करना है। तो इस तीनों साइन को आप उस साइड ले जाएंगे तो वी आपका आ जाएगा वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ठीक है, ओके। हम जानते हैं कि वोल्टेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वर्क बाई क्या होता है, चार्ज होता है, डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होता है। तो अगर इस इक्वेशन में हम डी डब्ल्यू बाई डी क्यू का अप्लाई करें तो यहाँ पे कितना होगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, और फिर वी आर के लिए होगा डी डब्ल्यू आर बाई डी क्यू। इस तरह से यहाँ पे पूरा आपका इक्वेशन चार्ज, वर्क बाई चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि चार्ज सब कॉमन है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह, और डी जो बचा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये भी काम कर रहा है। इसका मतलब कि केवीएल भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, यानी कि दोनों केसीएल एंड केवीएल दोनों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद एक चीज और आप याद रखिए कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक दूसरा डिफिनीशन समझ लीजिए कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सर्किट, मतलब किसी सर्किट में अगर कोई एनर्जी सप्लाई कर रहा है उतना इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम बाय द पैसिव कंपोनेंट। इसमें पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से है, आर है, एल है, और आपका कौन सा है, सी है, तीनों है। तो ये तीनों पैसिव कंपोनेंट है, तो यानी कि ये एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बट वोल्टेज सोर्स है ये जो, ये क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। यानी केवीएल का दूसरा डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सर्किट यानी वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द पैसिव कंपोनेंट, जो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि ये आपका अगर वोल्टेज सोर्स निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट निकल रहा है तो पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर से निकल रहा है तो आपको निगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ साइन पॉजिटिव। अब जितने भी एलिमेंट अगर आपको दिख गए ना, आप सीधा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, सीधा माइनस कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ओके, अब आप समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स यहाँ है, एक 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है, 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम, ओके। तो आपको निकालना क्या है, पहला करंट, और दूसरा निकालना है क्या, वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम, ठीक है, ये वाला में इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये वाला, ये आपको वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है।
तो ये वोल्टेज अब निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। सबसे पहले तो हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। क्या होता है, V अपॉन आर। तो इससे तो हम निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे शुरू करना है। तो 5 वोल्ट पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और निगेटिव में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो अगर ऐसा हो निगेटिव में एंटर करे और पॉजिटिव से निकला, इसका मतलब वोल्टेज आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। यहाँ पे होगा 5 वोल्ट, हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 और यहाँ पे एलिमेंट है, क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है। मैंने बोला कि जहां भी एलिमेंट रहे पैसिव, वहां सीधा वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज का ड्रॉप आप निकालिए। तो वोल्टेज का ड्रॉप का मतलब माइनस साइन, ठीक है। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, आई का करंट जा रहा है, इसमें भी कितना जा रहा है, आई। सब में आई का करंट जा रहा है, ठीक है, सब में आई का करंट जा रहा है। इक्वेशन लिखते हैं। तो 5 माइनस आई इंटू आर, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू आर। आई कितना है, आई है, और आर कितना है, 5 ओम है। और वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस आई कितना है, आई ही है, और आर कितना है आपका 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर से ड्रॉप होगा इस वाले रेसिस्टेंस में, तो यहाँ पे फिर माइनस लेंगे। उसके बाद फिर आई इंटू कितना होगा, 10। उसके बाद वोल्टेज, अब देखिए यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है ना, मतलब पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और निगेटिव से क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव से एंटर करे और निगेटिव से निकले, तो आपको साइन क्या लेना है, निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। एक बार आप रिवाइंड करके अच्छे से वीडियो को देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रेसिस्टेंस है, मतलब फिर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप का मतलब माइनस, आई दिया हुआ नहीं है, तो आई आपको निकालना है, और आर आपका है 15। इज इक्वल टू कितना होगा, 0। टोटल समेशन कितना होता है केवीएल में, 0 होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 5i माइनस 10i माइनस 2 माइनस 15i इज इक्वल टू 0। 5 और माइनस 2 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई वाला हो जाएगा कितना, 15 प्लस 10 25 और 5 30। तो 30i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देन 30i इज इक्वल टू हो जाएगा 3। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो ये आपका आ गया करंट। करंट का वैल्यू कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। ओके, अब आपको क्या निकालना, वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम। ये 15 ओम के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो आपको यहाँ पे V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कितना, 15 ओम का। तो अब आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई आपका निकाले हैं अभी जस्ट कितना, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर गुना आर कितना है आपका, 15 ओम, ठीक है। तो आपका टोटल हो जाएगा कितना, 15 ओम। उसके बाद हो जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया वोल्टेज का आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन। साइन के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव आपका वोल्टेज निकल रहा है, मतलब करंट निकल रहा है, निगेटिव में करंट इंटर और पॉजिटिव से करंट निकल रहा है आपका आई, तो आप साइन लीजिए वोल्टेज का क्या, पॉजिटिव। अगर किसी में आपका करंट यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और आपको यहाँ से निगेटिव में है, और ये आपका साइन अगर ऐसा है, करंट इधर से इधर की ओर जा रही है, निगेटिव से निकल रही है, तो आपको साइन क्या लेना है, निगेटिव। मतलब पॉजिटिव से अगर करंट निकल रहा है और निगेटिव में इंटर कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव लेना है आपको वोल्टेज। और अगर निगेटिव से निकल रहा है और पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो आपको वोल्टेज निगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ओके। और जितने भी आर एल सी है, इसमें करंट इंटर करे, जैसे भी करे, किसी भी डायरेक्शन में करे, उसके आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सीधा आपको क्या करना है, वहां पे ड्रॉप होगा वोल्टेज का, ये याद रखिएगा, वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। और ड्रॉप का मतलब कुछ नहीं करना, सीधा निगेटिव कर देना, ओके। अब थोड़ा कंडीशन जान लेते हैं कि केसीएल और केवीएल का कंडीशन क्या होता है। तो केसीएल जो है या केवीएल जो है, वो एप्लीकेबल फॉर एनी लम्प्ड सर्किट। लम्प्ड सर्किट में ही ये फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये मैं आपको अच्छे से पावर सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है लम्प्ड सर्किट, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। बस आप इतना थोड़ा सा समझ लीजिए कि आर एल सी ये सब जो भी है,
इसका जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जैसे सपोज कि आर है आपका ये, और ये है आपका एल, और ये है आपका सी, तो इससे जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ये आपका सर्किट होता है लंप्ड सर्किट। और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट जो आपने देखा है, ट्रांसमिशन लाइन आप एग्जांपल में ले लीजिए, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो बहुत लॉन्ग लाइन के लिए होता है, जैसे कि 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तो उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। या फिर आप देखते होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बांटना, जैसे कि आप देखते होंगे घर के बाहर मोहल्ले में आपका एक पुल होता है, उसमें बहुत सारे कनेक्शन आया रहते हैं, सब अपने अपने घर से वहां से कनेक्शन ले जा रहते हैं, तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आप केवीएल कैसे लगा ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, बट आप यहाँ पे केसीएल और केवीएल अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। और जरूरत क्या है हमें? हमें जरूरत है क्या यहाँ पे केसीएल केवीएल अप्लाई करने का इतना? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं होता है, बट लम्प्ड सर्किट में ही अप्लाई होता है। आपका इसका पूरा डिटेल में मैं अच्छे से समझाऊंगा पावर सिस्टम में। जब मैं पावर सिस्टम शुरू करूंगा उसमें बताऊंगा क्या होता है लम्प्ड सर्किट या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। बस इतना जान लीजिए कि लम्प्ड सर्किट ये है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट ये है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है वो कंपेरेबल होता है आपके इससे, ठीक है। बट इसमें जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ वो कंपेरेबल नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है इसके अपेक्षा में। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। तो आपको बस याद कर लेना, पावर सिस्टम में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि कोई एलिमेंट, कोई इसकी सर्किट में रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, या आपका फिर वोल्टेज सोर्स भी है, बहुत चीजें हैं। उसमें कुछ हो सकता है कि एक्टिव एलिमेंट होगा नेचर में, कुछ होगा पैसिव एलिमेंट होगा, ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा। इस तरह से और भी कुछ एलिमेंट होंगे। फिर मान लीजिए कोई लीनियर होगा, कोई नॉन लीनियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कुछ भी नेचर हो सकता है। तो सारे नेचर में आपका जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी नेचर कोई सा भी रहे बट केवीएल तो अप्लाई होना ही होना है, ठीक है। आपका नेचर कुछ भी हो, टाइम वेरिएंट हो, इनवेरिएंट हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, कुछ भी हो, बट आपका उसमें केवीएल और केसीएल अप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यह मैंने आपको दिखा रखा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि आपका जो केसीएल है और केवीएल है दोनों आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे और अच्छे से समझेंगे, और आगे से आने वाले जो भी साइन में आपको प्रॉब्लम आती थी वो अब नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। जो भी हमारा रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है या फिर इंडक्टर होता है, उसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे होता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ उस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। मतलब कि मान लीजिए कि दो एलिमेंट, अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो दोनों में करंट डिफरेंट होगा I1 I2, तो I1 I2 हम करंट डिवीजन रूल के थ्रू कैसे निकालेंगे। और अगर इसी तरह से और भी सर्किट होंगे उसको वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको अगले लेक्चर में ये पढ़ना है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आपके ट्रस्ट और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे से वीडियो को लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद फिर कमेंट जरूर करें अगर कोई डाउट होता है आपको। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छे से अच्छे लेक्चर में बना पाऊँ आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।